खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के साथ रायबरेली की ऊंचाहार से सपा के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे के घर पहुंचे। यहां पहुंचने पर सपा विधायक मनोज पांडे ने गर्मजोशी से अमित शाह का स्वागत किया और बुके देकर उनके पांव भी छुए। इसके बाद दोनों की मुलाकात बंद कमरे में हुई है। यहाँ सब तैयारी हो रही है। यहाँ के लोगों में उत्साह है कि हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे निज निवास पे उनके चरण पड़ रहे हैं। लोग उनकी भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और ये भव्यता वो आएगी तो रायबरेली जनता देखेगी कि उनकी रायबरेली की सरजमी पे हमारे घर पे उनका भव्य स्वागत की तैयारी। कब सूचना आई कि वो आपके यहाँ? सूचना भी आधे एक घंटे पहले आई है कि आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आएंगे। और जेपी नड्डा भी आ रहे हैं क्या? हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का भी कार्यक्रम यहाँ पे आने का है। देखिए, भारत के ऐतिहासिक गृह मंत्री हैं और जिन्होंने भारत को न केवल एक नई दिशा दिया बल्कि भारत में वो तमाम चीज़ें जो आज 50 वर्ष तक भारत जहां सीमाओं पर लड़ रहा था वहीं अपनी आंतरिक सुरक्षा से लड़ रहा था, उसे किसी ने निजात दिलाया। भारत में एक अकेले व्यक्ति हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन और नेतृत्व में अगर इसको ठीक करने का काम किया तो भारत के गृह मंत्री जी ने किया। आज वो शिष्टाचार भेंट के लिए आज वो हमारे घर पधारे थे। मैं उनका आभारी हूँ, दिल की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने घर आकर के हमारे सम्मान को बढ़ाया और शिष्टाचार हमारी उनकी भेंट हुई। और संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे मिलने के लिए। बिल्कुल विशाल, देखिए एक राजनीति है, राजनीति में कहते हैं कि सब जायज है, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वॉर। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद जिस तरह से अमित शाह आज जो उनकी जनसभा थी, जनसभा के बाद तत्काल वो मनोज पांडे के घर पहुंचे। 3 बार से सिटिंग विधायक हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण का बड़ा चेहरा है मनोज पांडे। तो भाजपा जो चुनाव के समय है उसको भुनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसी के तहत आज मनोज पांडे के घर गई है, क्योंकि वो मन साझा करे, ब्राह्मण वोट जो है वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो। तो कहीं ना कहीं इसको एक रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है विशाल। असद, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं इस सीट पर, रायबरेली पर, और ऐसा भी माना जा रहा है कि तमाम नेता यहाँ पर जुटे हुए हैं कि इस सीट को हासिल कर लें, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री का अमित शाह का घर पे जाना और ऐसे टाइम पर जबकि इलेक्शन चल रहा है। तो बिल्कुल, देखिए विशाल, ये उस समय क्लियर हो गया था जब जो सपा के कुछ जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और उसके तहत जो 8वां कैंडिडेट जीता था भाजपा का, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर कद की बात की जाए तो मनोज पांडे का कद इसलिए भी बड़ा कहा जा सकता है कि समाजवादी में वो प्रमुख सचेतक थे, मुख्य सचेतक थे और ब्राह्मण जो सभा होती है उसके अध्यक्ष भी थे और कई प्रदेशों में दौरा भी किया था ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का। और उसके बाद क्रॉस वोटिंग करने के बाद उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा देती है भारतीय जनता पार्टी और उनके घर अमित शाह का पहुंचना, तो स्थिति साफ हो जाती है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं मनोज पांडे को एक बड़ा कद भारतीय जनता पार्टी में मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन रायबरेली का जो चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, महत्वपूर्ण सीट है और अकेली एक सीट थी। अगर 2019 की बात की जाए तो सोनिया गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को उतारा था और दिनेश प्रताप सिंह लगभग 3.5 लाख वोट पाए थे, मार्जिन कम कर दिया था। तो अब उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो किला है उसमें कहीं ना कहीं कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी अब जरूर करना चाह रही है, क्योंकि 80 में से 80 तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 तो रायबरेली भी सीट आती है और अकेली एक सीट ये बची है जो कांग्रेस के पास है उत्तर प्रदेश में जी। तो अब आगे क्या रणनीति मनोज पांडे की होगी, मनोज पांडे क्या इसमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे? फिलहाल अभी उन्होंने ये स्थिति साफ नहीं की है, औपचारिक मुलाकात का नाम दिया है, लेकिन अंदर खाने की अगर बात की जाए तो वो अब मन साझा करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लोकसभा केसरगंज में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ गई तो आम जनमानस के ऊपर विरासत टैक्स लगाया जाएगा। वहीं लोगों को समझाते हुए सीएम योगी ने कहा कि विरासत पाक का मतलब है कि आपकी संपत्ति को सरकार के गुंडों अपने कब्जे में ले लेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा, वो करेगा क्या, उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम योगी ने स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार राष्ट्र के प्रधान सेवक बनने वाले हैं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने परिवार के नाते का इस्तेमाल किया, वो जब जनता को जरूरत थी तब अमेठी में नहीं आए थे। बाराबंकी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जनता का बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाराबंकी का चुनाव बाराबंकी बनाम बीजेपी की झूठी गारंटी का चुनाव है। झूठी गारंटी देने वालों को बाराबंकी की जनता घंटी बजाकर वापस भेज देगी। इस बार के चुनाव को जनता ने खुद अपने हाथ में ले लिया है। बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी दी, महंगाई दी और अन्याय दिया। कोई वर्ग नहीं बचा जिसे बीजेपी सरकार ने अपमानित ना किया हो। आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 4 जून के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही किसानों को एमएसपी का भी कानूनी अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। वो जगह है जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है और पुराने से लेकर के जितने भी रहे हैं जिनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी है, वही पीडीए परिवार एक बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हटाने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा पीडीए की संख्या को लेकर के उन्होंने हक संभालने का क्षेत्र इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी के बाहर चील चिलाती धूप और अव्यवस्था से नाराज मतदान अधिकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। नोकझोंक के बाद घंटों ईवीएम को लेकर सड़कों पर मतदान अधिकारी बैठे रहे। पुलिस प्रशासन और मतदान अधिकारी के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोई नहीं जाएगा, बसें यहीं आएगी, यहीं सीतापुर में चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होने वाला है। मतदान के लिए शनिवार शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं मतदान के लिए
3,249 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सीतापुर लोकसभा सीट के साथ ही धोरहरा और मिश्रिक लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल हमारे यहाँ पे मतदान है और आज यहाँ पे पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही है। सुबह से ही हमारे सभी पोलिंग जो पर्सनल है सब समय से पहुँच रहे हैं और लगभग हम लोगों ने अब तक 70 से 75% पोलिंग जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मशीनें रिसीव कर ली हैं और सब अपने बस की ओर अभी रवाना हो रहे हैं और मुझे लगता है अगले 2 से ढाई घंटे में हम सभी पोलिंग पर्सनल सकुशल यहाँ से रवाना करेंगे। इटावा समेत 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में कल मतदान होना है, जिसको लेकर आज नई मंडी परिसर में पोलिंग पार्टियां रवाना होना भी शुरू हो गई हैं। जिले में 1486 मतदान केंद्र और 2030 मतदाता स्थल बनाए गए हैं। इटावा से कल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, सपा से जितेंद्र दोहरे और बसपा से सारिका सिंह बघेल, जबकि 4 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। ये 890 बूथों पे 2 विधानसभा के अंतर्गत इटावा जनपद में अब चुनाव होना है, जो फेज़ 4 का है। शेष जनपद ने फेज़ 3 में पोल कर दिया है। 890 बूथों के लिए पार्टियों की रवानगी अब हो रही है और दोनों विधानसभा का एक विधानसभा में 2 और एक विधानसभा में 5 लोगों का अभी ईवीएम लेना जाना बाकी है, यानी शेष हमारी टीम्स अपना सामान और ईवीएम ले चुकी हैं। अब सामान मिलान की कार्रवाई चल रही है और जहां तक हमें उम्मीद है 1:30 से 2 बजे के बीच में हमारी सारी पोलिंग पार्टी यहां से रवाना। लोकसभा चुनाव और ददरोल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शाजापुर से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कुल 2481 बूथों पर मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। कल के लिए जो हमारे 2481 बूथ हैं उन सभी पर जो मानक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके अनुसार जो ड्यूटी लगी हुई है और साथ ही साथ जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं वहाँ पर हमारी सीएपीएफ भी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया है। करीब 14,000 के करीब हमारा जो फोर्स है, जो बाहर से भी आया जनपद का भी है, उन सभी की ड्यूटी लगाई गई है। बूथ पर ड्यूटी है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है। हमारी 25 सीएपीएफ की कंपनीज़ हैं जिनकी भी ड्यूटीज़ है, ये सभी बूथ ड्यूटीज़ पर लगे हुए हैं। और उसके अलावा जितने भी अराजक तत्व हैं उन सभी पे हमारी लगातार नज़र है और उनको लगातार देखा जा रहा है। लगातार हमारी जो सेक्टर मोबाइल रहेगी, जोनल मोबाइल रहेगी, क्यूआरटीज़ रहेगी, महिला क्यूआरटीज़ रहेगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा मोबाइल्स वो लगातार अपने अपने एरिया में घूमते रहेंगे। और जितने भी वल्नरेबल हमारे जो बूथ थे या मजरे थे उनमें भी जितने कारक हैं उनके ऊपर लगातार नज़र है कि वो किसी तरीके से किसी को डराए धमकाए ना। इस तरीके से तैयारियां पूरी है, बिना किसी इंसिडेंट के एक भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाएं। कानपुर में जल संकट को लेकर लोगों ने खाली बर्तन सड़क में रखकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम जोन 1 अंतर्गत वार्ड 98 इटावा बाजार में सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि केवल चुनावी दौरे के दौरान ही सभी नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने कोई भी नहीं आता। लोगों का कहना है कि जल निगम क्षेत्रीय पार्षद दीपक शर्मा और विधायक अमिताभ वाजपेयी कोई भी उनकी समस्या की सूद नहीं लेता है। अरे भैया 4-5 साल से पानी की समस्या है। एक टाइम देते चलो कोई बात नहीं, अब 15-15 दिन हफ्ते भर पानी ना आए, हम लोग की कंडीशन ऐसी हो जाती, बताइए चल पाते नहीं पैरों से, कैसे पानी उठाएं हैं? कब तक आदमी लड़के थोड़ी घर में 24 घंटा बैठे रहते हैं और पानी के बिना कोई काम नहीं, पानी पीने लायक तरसना हो जाता है। अब बताइए क्या ऐसे काम चले हैं? अरे 2-3 टाइम देते तो 2 टाइम सुबह शाम तो दोनों टाइम पानी दीजिए ना। जल निगम में कोई शिकायत करी आपने वहाँ पे? करी है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हार्ट के मरीज हैं, पानी ले ले, बच्चन की छुट्टी कराते हैं स्कूल की, पूछ लो जाए स्कूल में। कल भी छुट्टी कराई हमने बच्चों की कि पानी नहीं मिल रहा है। वोट किसको दें बताओ?
3 टाइम से मतलब 2 टाइम भी नहीं देते। एक टाइम भी नहीं दे, एक टाइम भी नहीं। 8 दिन हो गए, धीरे धीरे पानी नहीं है। आप लोग कहाँ से पानी भर रही, कहाँ से लेकर आ रही? वो जो आगे आगे वाले आगे चौड़ा किरण टेलर के पास से लाते हैं पानी। ये 25 साल से समस्या है। बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, परंतु उसमें पानी आता रहा है। इधर विगत 4-5 साल से पानी की समस्या बहुत विकराल हो गई है। जब से फुलबाग का स्टेशन बना, तब से पुरानी लाइनों को, बड़ी बड़ी मोटी लाइनें सड़क में बिछा दी। गलियों में हमारे पास में कोई भी लाइन नहीं डाली गई है, और जो बहुत जद्दोजहद के बाद डाली गई वो 4-4 इंच की लाइनें डाली गई, जिनमें पानी आता ही नहीं है। और पुरानी लाइनें जो पड़ी हैं वो बस्ट हो चुकी हैं, जिनमें सीवर का पानी जाता है और वो गंदा पानी आता है बिल्कुल। इसलिए बहुत विकराल समस्या है। हमारे पास समरसेबल पंप है, कभी कभी इन लोगों की समस्या को हल करते हैं, मगर ये पूरे क्षेत्र की समस्या का हल इस एक समरसेबल पंप से नहीं हो पाता है। 3 साल से आ रही है, 3.5 साल हो रहे होंगे। पानी आता कितनी देर है? 10 मिनट के लिए। जो हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, 2 दिन पानी आता है, उसमें पानी नहीं आता है। ये समस्या जो आ रही है, तो आप लोग पानी कहाँ से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्या करो, जान के भाई अड़ोसी पड़ोसी सहायता करते तो आ जाती, जिनके यहाँ बोरिंग है। नहीं तो पानी समस्या तो आई है। क्षेत्र जनता जो आपकी क्षेत्र पार्षद, आपके उनसे क्या? भैया तो जनता, जितने लोगों से आपने पूछा होगा, बता ही दिया होगा पार्षद ने क्या। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इब्ने, किस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे हम विजुअल्स में देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं काफ़ी परेशानियां उनको हो रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, और जबकि अभी गर्मी और भयंकर आना बाकी है। तो ऐसे में तो काफ़ी हालत ख़राब होने वाली है इन लोगों की। जी हाँ विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, और ये पूरा मामला भी जोन 1 के वार्ड 98 का है, और जहाँ पर ये पानी की समस्या, अगर हम जनता की बात करें तो कोई 3.5 साल और कोई 5 साल से ये पानी की समस्या बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा देखिए सवाल ये भी उठता है, अगर 5 साल और 3.5 साल से इनकी समस्या थी, तो इन्हीं ने अब तक ये समस्या का समाधान के लिए इन्हीं ने लोगों से जाके अपनी शिकायत को दर्ज क्यों नहीं कराया? क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए, डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। तो इनको 5 साल से अगर ये समस्या हो रही थी, और अगर 5 साल से अगर इन्हीं ने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई होती या तब अपनी आवाज उठाई होती और इनकी दिक्कतें दूर ना होती, तो इस पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग सकता था। लेकिन जिस तरीके से अगर चुनाव है, कल मतदान कानपुर में होना है, आज आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पानी नहीं तो वोट नहीं करके, तो आप लोगों के ऊपर भी सवालिया निशान जरूर उठेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जनप्रतिनिधियों को भी इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो वार्ड के पार्षद हो, चाहे वो वार्ड के विधायक हो, कोई भी हो, उनको भी ध्यान देना चाहिए था। जैसा कि जनता का कहना है कि कई बार इन लोगों से शिकायत करी गई और उसके बाद भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई और पानी नहीं आया। तो दोनों ही तरफ देखिए कमी नजर आ रही है, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे नेता हो, इनकी भी कमी है, तो वहीं जनता की भी कमी है कि आप 5 साल तक कैसे शांत बैठे रहे, और शांत बैठे रहने के बाद आज आप खड़े होके आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, कल वोटिंग होना है, तो इतनी जल्दी कोई काम नहीं हो जाते हैं। तो ये सीधा था, अगर देखा जाए तो ये एक आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा कर रहे हैं, ताकि ये आप मीडिया में आ जाएं और इस तरीके से आपकी बात को वहां तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आपकी अगर जनता वाकई आपको ये हकीकत है कि ठीक है पानी की समस्या है, भीषण गर्मी भी पड़ रही है और आगे समस्या बढ़ेगी, तो आप 5 साल तक आप कैसे शांत रहे, या 5 साल तक आपने अपनी समस्या को दूर क्यों नहीं कराया? तो दोनों तरफ ही देखिए सवालिया निशान है और दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। जी लेकिन इब्ने, किस तरह से इन लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है? लेकिन जिस तरह से कहा भी जा रहा है, क्योंकि परेशानियां तो इनके सामने अब हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि परेशानियां हैं। पानी सरकारी जो आता है, जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि 2 टाइम आता है, 1 टाइम आता है, लेकिन ये इनके इलाके की समस्या है। अगर बाकी और इलाकों की हम बात करें तो बाकी और इलाकों में 2 टाइम पानी आता है, पूरा भरपूर पानी आता है, वहां पर कोई शिकायत नहीं है। इसी इलाके में आखिर ऐसी शिकायत क्यों आ रही है? तो ये भी सब बात देखने वाली है, और अगर आ रही है तो समस्या को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये भी एक सवाल है। तो ये सब देखना पड़ेगा। समस्या है, और पानी की समस्या जनता की अगर मूलभूत सुविधाओं को ही अगर जनप्रतिनिधि जो है नहीं दे पा रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे जनप्रतिनिधियों की भी हमें क्या जरूरत है। जी बिल्कुल इब्ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली में प्रतिबंध के बावजूद के बाद भी खुलेआम चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दरोगा गंभीर रूप से घायल भी हो गए। आनन फानन में घायल दरोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र में शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मानसिक रूप से पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर पुलिस को पूरा मामला बताया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एसपी सिटी ने निर्देश भी दिए हैं और साथ ही पीड़िता को भी मेडिकल के लिए भेज दिया है। जी हाँ, कल 11 तारीख को एक पीड़िता जो पूरी तरह से मानसिक सक्षम नहीं है, उनके परिजन आते हैं, रहने वाले इलाके जुनारदार के हैं। ये आते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि कल से 3 से 4 दिन पहले उनकी बेटी किसी कार्य से किसी ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल गई थी और वहाँ से वापस लौट रही थी, तो उनको एक टेम्पो ड्राइवर मिलता है रास्ते में और वो टेम्पो ड्राइवर उसको नागल भिक्कनपुर गांव में लेके जाता है। वहाँ पर उस टेम्पो ड्राइवर द्वारा और 2 लोग और 2 अन्य के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की जाती है। इस सूचना पाते ही इस पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। उसको मेडिकल के लिए उसका पहले सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ, फिर उसको पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया और जो उसमें 3 मुख्य अभियुक्त थे, उन तीनों को ही कल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सहारनपुर के सरसावा नगर में एक युवक ने मोरक्को की युवती से शादी कर ली। एहसान अहमद ने बताया कि वो चीन के हांगकांग में मोबाइल कंपनी में जॉब करता था, जहां इमने साधन से उसकी दोस्ती भी हुई और इसी के चलते 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों परिवारों की मंजूरी के बाद अक्टूबर 2023 में निकाह कर लिया। सरहद नहीं जो लकीरों पर मिलेंगे, खुशबू है मोहब्बत है हम हर जगह मिलेंगे। ऐसी ही कुछ दास्तान है जिसको लेकर एक युवक हमारे बीच मौजूद है जिनको मोहब्बत हुई विदेश में और वो शादी कर कर भारत लौटे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अहमद है। एहसान जी, आप विदेश में मोरक्को में आपकी शादी हुई है, कैसे ये मुलाकात हुई, कैसे कैसे आपकी स्टोरी आगे बढ़ी और कितना समय लगा इसमें? सर, मैं जॉब करता था चाइना में 2015 से, मैं वहीं रह रहा था और तो मेरी मुलाकात इनसे हांगकांग में 2018 में हुई थी एक एग्जीबिशन के दौरान। ये वहाँ इंटर्नशिप करने आई थी, लॉजिस्टिक कंपनी में थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। वहाँ से बातचीत हमारी बढ़ी, फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची कि हम शादी के लिए तैयार हो गए और फिर पिछले साल हमने शादी की है दोनों फैमिली की सहमति से। हमारी दोनों परिवार खुश हैं दोनों इस डिसीजन से और ये अभी आई है इंडिया परसों। तो लेट्स सी, होपफुली वी विल सी लॉट ऑफ गुड थिंग्स टुगेदर। कौन से वर्ष में आप वहाँ बाहर गए थे? मैं तो सर 2011 से बाहर रहता हूँ। पहले मैं इंडोनेशिया और सिंगापुर जॉब करता था, फिर उसके बाद मैं चाइना चला गया जॉब करने के लिए और फिर मेरी शादी हो गई है वहाँ। तो अभी मैं वहीं से मैंने बिज़नेस अपना ट्रेडिंग का शुरू कर दिया है, 2 साल हो गए ऑलरेडी, तो अभी मैं वो वहीं से हैंडल करता हूँ। आपकी लव स्टोरी का किस्सा जो है दिलचस्प कौन सा रहा? ऐसा तो कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल है जैसे नॉर्मली होता है। इसको इंडियन मूवी, इंडियन कल्चर बहुत पसंद था, इसलिए थोड़ा जल्दी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्लोज़ होने में। काफ़ी चीज़ें इसको अच्छी लगती थी इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के, स्पेशली बॉलीवुड की मूवी बहुत लोग देखते हैं वहाँ। तो इन चीज़ों से हमारा बातचीत करना और आसान हो गया और फिर बात यहाँ तक पहुँची कि हमने शादी कर ली। तो आगे का क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि भारत रहेंगे या मोरक्को जाएंगे, क्या प्लानिंग? अभी तो सर कोई ऐसा डिसाइड नहीं है पर्टिकुलरली, ये भी क्योंकि जॉब करती हैं वहाँ, ये फ्रेंच टीचर हैं और अभी ऐसा मेरा भी कुछ डिसाइड नहीं है। वो तो डिपेंड्स है, देखो अभी फ्यूचर में कैसे होता है, हम यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे या कहीं और रहेंगे, तो अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है फिक्स। सो लेट्स सी। आपको कैसा लगा? हाउ डू यू फील? Actually, here in India, I'm feeling very happy to meet family, to meet actually, especially family of Ahsan. They are very lovely and nice with me. How did your conversation begin? How we started to talk, like where we met and how we started. We met actually in Hong Kong, and it was very good, and it was like 2 different cultures,
and we didn't believe in beginning it will start. It will happen actually. You come to India, what do you like best about India? Biryani. You like biryani. And And what again? Bollywood? Yes, Bollywood. Yes, Indian Bollywood. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए H&N 24/7। नमस्कार।